आओ बच्चों सुनो कहानी। आज हम साकिबा रहीमुद्दीन की दूसरी किताब जागो जागो से कहानी सुना रहे हैं। कहानी का नाम है सुर्ख मछली। बहुत दिनों की बात है, एक बादशाह था। तुम्हारा बादशाह हमारा बादशाह। हाँ, तो उस बादशाह के खजाने भरे पड़े थे। मुल्क खुशहाल और रियाया सुखी थी। ये उन वक्तों का जिक्र है जब जापान के खूबसूरत देश में परियां आबाद थीं। देवता और देवी राज किया करते थे। उन दिनों इंसानों, जानवरों, परिंदों, दरख्तों और मछलियों में मेल मिलाप था। सब सादा ज़िंदगी गुजारते थे। सूरज निकलता तो बादशाह के महल से नगारा बजने की आवाज़ आती। रियाया उठ बैठती और मेहनत और दयानत से अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती। जो ही सूरज डूबता सब आराम करते और सो जाते। जापान के इस इलाके में सूरज बहुत ज़्यादा गर्म और रोशन था। पास ही गहरा नीला समंदर फैला था। बादशाह का नाम हो डेमी था। बस ये ना पूछो कि बादशाह कैसा था। हू बादशाह हुस्न का मुजस्मा था। शान और शौकत में लाजवाब और मौल और दौलत में बेमिसाल था। वो नेक दिल और खुश मिजाज था और सूरज की देवी का पोता कहलाता था। वो अपने वतन का माहिर और हर दिल अजीज शिकारी था। आम लोगों ने उसे यामासापी हिको का खिताब दिया था, जिसके मायने हैं पहाड़ों का खुशकिस्मत शिकारी। उसकी ज़मीनें ज़रखेज़ थीं और जानवर बेशुमार थे। मोहब्बत थी। उस भाई का नाम ओमी सामी हिको था। वो समंदर में मछलियों का शिकार खेलता था। उसके शिकार के दूर दूर शोहरत थी। दोनों भाई महल में रहते थे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सर्दियों की दोपहर थी। दोनों भाई नरम नरम धूप में बाग में बैठे मूंगफलियां और तली मछली खा रहे थे। वो अपने बच्चों को किस्से सुना रहे थे कि शिकारी भाई हो डेमी के जहन में एक नया ख्याल आया। कहने लगा, हम दोनों यकीनन अपने अपने पुराने शौक से उकता गए हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम शिकार के लिए पहाड़ों पर चले आया करो और मैं तुम्हारी जगह समंदर में मछलियाँ पकड़ा करूँ। ये बात दूसरे भाई को पसंद आई। वो जल्दी से बोला, हाँ ठीक है, चलो तुम मुझे अपना तीर कमान दो और मैं तुम्हें अपनी बंसी देता हूँ। इस तरह से दोनों में ये तय हो गया कि वो कुछ दिनों के लिए अपना अपना शौक तब्दील कर देंगे। दोनों भाई समझते थे कि अब इनकी दिलचस्पियों में इजाफा हो जाएगा। मगर बच्चों, शिकारी भाई हो डेमी कतई नहीं जानता था कि ज़्यादा मछलियाँ कितने गहरी पानी में मिलती हैं और बंसी के कांटे में कौन कौन से मरे हुए कीड़े लगाए जाते हैं। मछलियों का शिकारी भाई ओमी सामी ही को बिल्कुल नाफाकिफ था कि जंगली जानवरों का शिकार कैसे किया जाता है। अब हुआ ये कि खुशकिस्मत माहिर शिकारी ने अपने भाई की बंसी और कांटा लिया और समंदर के किनारे पहुंच गया। उसने कांटे पर रेंगते कन खजूरे का चारा लगाया और पानी में उछल कर फेंक दिया और ख़ुद एक बड़ी चट्टान के सिरे पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। मछलियों को ये मजाक सूझा और वो हंसती और उछलती कूदती तो पानी की सतह पर बुलबुले उठते। हू डेमी बड़े शौक से ये तमाशा देख रहा था और सोचता था कि अभी कांटा खींच लूँगा और मछली हाथ आ जाएगी। वो इसी तरह सारा दिन समंदर के किनारे बैठा रहा। सूरज और समंदर की गर्मी से मिलजुल कर उसका मुंह लाल कर दिया। उसने कई बार कांटा पानी से निकाल कर देखा, नया चारा लगाया, मगर सब बेकार गया। यहाँ तक कि हर तरफ शाम की लाली फैली गई। हू डेमी ने मायूस होकर डोरी खींची तो ये देखकर हैरान रह गया कि डोरी के साथ कांटा नहीं था। वो ये देखकर रो पड़ा, क्योंकि वो खूब जानता था कि उसके भाई को ये कांटा बहुत पसंद था। वो इसकी अपनी हर कीमती चीज़ से हिफाजत करता था, मगर जो होना था वो तो हो चुका। थोड़ी देर में हू डेमी का भाई भी वहीं आ गया। उसको जब मालूम हुआ कि उसका कांटा खो गया है तो वो बहुत गुस्से में आ गया। ख़ासकर हू डेमी को इस वक्त बड़ा दुख हुआ जब उसके भाई ने कहा, तुम ही ने शौक तब्दील करने की तजवीज़ पेश की थी। मैं तो पहले ही समझता था कि यही होगा। मैं कुछ नहीं जानता। मेरा कांटा तलाश करके वापस करो। इस बात को कई दिन गुजर गए। हू डेमी ने समंदर किनारे कांटा तलाश करने की बड़ी कोशिश की, मगर कुछ हासिल ना हुआ। वो वाकई बड़ा शर्मिंदा था और अपने महल वापस आया और उसने अपने महबूब तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तलवार तोड़कर उसने मछली पकड़ने के 500 कांटे तैयार किए और भाई को पेश किए और दोबारा उससे माफ़ी मांगी, मगर भाई की नाराज़गी दूर ना हुई। ओमी सामी हिको ने कहा,
बादशाह सलामत, आप चाहे मुझे 10 लाख कांटे ला कर दे दें, मैं माफ़ नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ अपना कांटा चाहिए। हूहू डेमी बादशाह नेक और आदिल इंसान था और अपने भाई से सच्ची मोहब्बत करता था। उसने सोचा वो मुसलसल समंदर किनारे जाएगा और कांटा तलाश करता रहेगा। एक सुबह हूहू डेमी समंदर किनारे परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। इतने में वहाँ एक बूढ़ा आया। उसके बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद और आंखें भूरी थी और उसके हाथ में एक छड़ी थी। उसने कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा कांटा खो गया है, मगर वो यहाँ नहीं है बेटा। मेरा नाम शेजोची नोकीना है। इतनी जल्दी मायूस नहीं होते। ये बात कहते हुए बूढ़े की छड़ी कांपी और गिर गई। वो उठाने के लिए जो झुका तो चादर कंधों से फिसल कर उतर गई। हूहू डेमी ने बढ़कर छड़ी उठा दी और उस बूढ़े को चादर फिर से उड़ा दी। इसने बूढ़े से बेसब्री से पूछा, तो फिर कहाँ है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो कांटा तो समंदर की तह में चला गया है या किसी मछली के पेट में है जिसने उसे निगल लिया है। ये सुनकर हूहू डेमी सोच में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। उसे बूढ़े ने समझाया कि तुम इस समंदर की तह में राइन को के इलाके तक जाओ, वहाँ के बादशाह समंदर अजदहे राइन जिन से अपनी मुश्किल बयान करो, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। बूढ़े ने हूहू डेमी को एक गोल टोकरी दी और कहा कि तुम इसे समंदर में डालकर उसमें बैठ जाओ। अपना एक हाथ आसमान की तरफ बार बार उठाओ, ये बहुत जल्द तुम्हें वहाँ ले जाएगी। नौजवान हूहू डेमी ने बूढ़े का बहुत शुक्र अदा किया और टोकरी समंदर में डालकर उसमें बैठ गया। उसका बैठना था कि टोकरी खुद ब खुद एक रुख की तरफ बहने लगी। यूं तो राइन को तक जाने के लिए महीनों लग जाते हैं, मगर वो चंद घंटों में राइन को पहुंच गया। उसने एक महल के पास पहुंचकर टोकरी को जोर लगाकर रोका। वो टोकरी से बाहर आया और करीब एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। वो अभी ताज़ा हवा में सांस ही ले रहा था कि उसकी नज़र नीचे एक कुएं पे पड़ी। वहाँ 2 नौजवान लड़कियाँ खड़ी बातें कर रही थीं। उन्होंने कुएं में हूहू डेमी का अक्स देखा तो घबराकर वहीं खड़ी रह गईं। हूहू डेमी दरख्त से नीचे उतरा और अपना तारुफ करवाते हुए बोला, मेरा नाम हूहू डेमी है, मैं सूरज की देवी का पोता हूँ और जापान वाले मुझे खुशकिस्मत शिकारी के नाम से पुकारते हैं। जो ही उसने अपना नाम बताया, बड़ी लड़की खुश होकर कहने लगी, क्या वाकई तुम हूहू डेमी हो? मैंने तुम्हारी बहुत शोहरत सुनी है। मैं समंदर के बादशाह राइन जिन की बेटी हूँ। मेरा नाम तायोतामा है और ये मेरी छोटी बहन है। ये सुनकर हूहू डेमी की खुशी का इंतहा न रही। उसने कहा कि वो बादशाह राइन जिन से मिलने आया है। गर्ज दोनों शहजादियाँ उसे अपने बाप के पास ले गईं। बादशाह राइन जिन ने हूहू डेमी का शानदार इस्तकबाल किया, जश्न मनाया और इज़्ज़त से अपने पास बिठाया। बादशाह ने सूरज देवी के पोते की आमद को अपनी खुशनसीबी समझा। जब जश्न मनाया जा रहा था तो जल तरंग की धुन ज़ोरों से बज पड़ी। इस प्यारे से माहौल में हूहू डेमी ने बादशाह को अपनी मुश्किल बयान की। बादशाह ने समंदर की सब मछलियों को हाजिर होने का हुक्म जारी किया। बादशाह ने कहा कि हमारे मेहमान का कांटा समंदर में खो गया है। उसका ख्याल है कि कोई मछली कांटा ले गई है। हुक्म दिया जाता है कि उस कांटे को फौरी तौर पर पेश किया जाए। इतने में एक चमकती कटल मछली आगे बढ़ी और बोली, मेरा ख्याल है कि कांटा सुर्ख ब्रीम मछली ने चुराया है। वो कई दिन से गले की तकलीफ की वजह से खाती नहीं है। ब्रीम मछली को पेश किया गया। वाकई उसके गले में कोई चीज़ फंसी हुई थी। वो मुश्किल से बात कर सकती थी। सुर्ख मछली की आंखों में आंसू आ गए। देखो भाई, एक तो गलती होती है जो बेजाने बूझे हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि इंसान सोच समझकर इरादे से बुरा काम करता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, मगर यहाँ तो किस्सा ही कुछ और था। बच्चों, हम हों या तुम, कोई भी जानदार हो, वो बिना खाए पिए कैसे जी सकता है? भूख तो सबको लगती है और हर एक पेट भरने के लिए रिस्क ढूंढता है। बेचारी सुर्ख मछली भूखी थी और इधर उधर तैर रही थी। उसने गलती से खुराक समझकर पूरा कांटा चारे समेत निगल लिया था और कोई चोरी तो नहीं की थी, बस एक भूल थी। फिर यह हुआ कि सुर्ख मछली की माफ़ी मांगते ही बादशाह ने माफ़ी कबूल कर ली। सुर्ख मछली ने अपनी सहेली की मदद से समंदर में कलाबाजियाँ खाईं और बहुत ज़ोर लगाकर कांटा उगल दिया। बादशाह ने कांटा मंगवाया और
सोनार को भेजा कि उसे सोने के पानी से चमका दे। जब सुरमई मछली सूगी जो खादमा थी हुहुडेमी को सुनहरा कांटा पेश कर रही थी तो सब मछलियाँ पानी की मौजों के साथ साथ झूमकर नाच रही थीं। हुहुडेमी ने बादशाह के हाथ चूमे और सबका शुक्रिया अदा किया। वो टोकरी में बैठा और घर की तरफ रवाना हुआ। लो भाई और सुनो। बादशाह राइन जिन एक ऊंची हरी भरी झाड़ी पर बैठ गया और बुलंद आवाज़ में कहने लगा, सुर्ख मछली, तुम बहुत नेक दिल हो। तुमने अपनी गलती मान ली और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं चाहता हूँ कि समंदर हमेशा साफ़ रहे, इसकी नीली लहरें चमकती रहें और हमारी मछलियाँ तैरती रहें। अच्छा, अब कहानी यूँ ख़त्म होती है कि हुहुडेमी अपने वतन पहुँचा। दोनों भाइयों में दोस्ती हुई और दोनों फिर से हंसी खुशी रहने लगे। अच्छा बच्चों, फिर बाद में मिलेंगे।